हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास पढ़ाने वाली हूँ। मीन्स आज से आप सभी का छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो स्टार्ट हो रहा है। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को सबसे पहले आधुनिक इतिहास या फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। तो मैं आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री पहले क्यों पढ़ा रही हूँ, आप सभी सोच रहे होंगे। फ्रेंड्स, इसको पढ़ाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सभी ने अगर क्वेश्चन पेपर देखा होगा, चाहे आप सीजी व्यापम का देखो, चाहे आप सीजीपीएससी का, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ ही डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स थोड़ा सा अब क्वेश्चन जो है वो टफ करके पूछा जा रहा है। इसलिए आप सभी को ये जो आधुनिक इतिहास है छत्तीसगढ़ का, इसको अच्छे से पढ़ना, डिटेल से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, और छत्तीसगढ़ का जो मध्यकालीन इतिहास और जो प्राचीन इतिहास है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे बहुत ही जल्दी। आधुनिक इतिहास जैसे ही कंप्लीट होगा, मैं आप सभी को जो मध्यकालीन इतिहास है वही पढ़ाऊंगी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो मध्यकालीन इतिहास है वहाँ पर सिर्फ एक ही वंश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है कलचुरी वंश। ठीक है, और ये जो कलचुरी राजवंश आता है, हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे इसको, तो इसके अंतर्गत बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो कलचुरी वंश था, ठीक है, मीन्स जो कलचुरी शासक थे, इनका जो शासन था, इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी और इनके जो मंत्री थे, है ना, उनका नाम वगैरह ये सब पूछा जाता है, जो कि आप सभी का सिर्फ 2 ही वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को मध्यकालीन इतिहास के बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी मैं आप सभी का इतिहास का पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगी। अब इसके पीछे चलते हैं प्राचीन इतिहास में। तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से फ्रेंड्स बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही माइनर। ठीक है, कभी कभी किसी किसी एग्जाम में तो जो प्राचीन इतिहास है छत्तीसगढ़ का, इससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, वो सब मैं आप सभी को अच्छे से कवर करवा दूंगी, तो आप सभी टेंशन मत लीजिएगा। और वैसे भी मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन सीरीज करवा दी हूँ पहले से ही, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो प्राचीन इतिहास है फ्रेंड्स, उसमें जो शासक होते हैं, है ना, और उनके जो राजवंश का नाम है, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ ही कुछ प्राचीन शैलचित्र हैं, है ना, इनके बारे में पूछे जाते हैं, जिसे मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से कवर करवा दूंगी। एक एक फैक्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, तो आप सभी उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा। आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं यहीं से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी को ये जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, इसको स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास है, ये कब से स्टार्ट होता है? छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण से। ठीक है, मीन्स नागपुर में जो भोसला शासक थे, ठीक है, भोसला जो है वो मराठा का ही एक उपनाम है, मीन्स मराठा का ही एक शाखा है। ठीक है, तो मराठा बोलूँ मैं या फिर भोसला शासक बोलूँ, एक ही बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो छत्तीसगढ़ में जब मराठों ने आक्रमण किया, मीन्स मराठा शासकों ने आक्रमण किया, उसी समय से ही छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास स्टार्ट होता है। और इसका सन क्या है? 1741। क्या है? 1741। तो 1741 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास आता है। ठीक है, अब देखते हैं हम थोड़ा सा मराठा शासकों के बारे में पढ़ना है हमें, है ना, मीन्स पूरा तो मराठा शासक के बारे में ही पढ़ना है। जो छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास है उसमें पहला जो पार्ट आता है, उसमें पूरा मराठा शासक ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो अंग्रेज आए हैं ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मराठा शासक है, इनके बारे में पढ़ने से पहले आप सभी को थोड़ा सा हिस्ट्री भी पता होना चाहिए, है ना, कि कलचुरी शासकों का अंत कैसा हुआ, कौन सा कलचुरी शासक था, ये सब, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण के समय रतनपुर के कलचुरी शासक कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि जब हम अगर चलते हैं इतिहास की ओर, है ना, मीन्स हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं, तो जो बस्तर था, ठीक है, क्या जो बस्तर था ना, वो बिल्कुल अलग था छत्तीसगढ़ से। ठीक है, बस्तर का छत्तीसगढ़ में विलय नहीं था जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो। ठीक है,
तो जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया बोला जाता था इतिहास में, वो कौन सा एरिया था? जो बिलासपुर वाला एरिया है ना, जिसे हम महानदी बेसिन कहते हैं, या फिर जो छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाता है, छत्तीसगढ़ का मध्य भाग है ना, और इसी के साथ उत्तरी भाग, यही क्या कहलाता था? छत्तीसगढ़ कहलाता था। ठीक है। और जो छत्तीसगढ़ है ना, उसका केंद्रीय जो जगह था या फिर जो केंद्रीय स्थल था वो कौन सा था? रतनपुर था। ठीक है। क्या प्राचीन इतिहास, या फिर हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में जाते हैं, मध्यकालीन इतिहास में, आधुनिक इतिहास तक, मीन्स जब मराठा शासकों का शासन था तब तक जो सत्ता है वो कहाँ पर केंद्रित था? मेनली रतनपुर में केंद्रित था। ठीक है। और ये जो रतनपुर है, यहाँ पर किनका शासन था? जब मराठों ने आक्रमण किया तब कलचुरी शासकों का, मीन्स कलचुरी नाम का एक वंश आता है, उनका शासन था। ठीक है। क्या कलचुरी नाम के जो शासक थे उनका शासन था जब मराठों ने छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया। ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ना, आपको ये बात याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का मैदान वाला जो एरिया है, यही क्या कहलाता था? उस समय छत्तीसगढ़ कहलाता था, और बस्तर बिल्कुल अलग था। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो छत्तीसगढ़ कहलाता था उस समय, तो इसकी राजधानी क्या थी फ्रेंड्स? उस समय इसकी राजधानी थी रतनपुर। ठीक है। मीन्स छत्तीसगढ़ की राजधानी उस समय क्या थी? रतनपुर। और आप सभी को शायद ये पता भी होगा कि छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी रतनपुर को ही कहते हैं, है ना, क्योंकि वही क्या था? राजधानी था। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं हम, है ना, जो छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास है इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप सभी को क्या बता रही थी कि पूछा जाता है क्वेश्चन की जब मराठों ने छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया तो उस समय रतनपुर में के शासक कौन थे? ठीक है। क्या रतनपुर के शासक कौन थे, या फिर उसी में जोड़ देगा कि रतनपुर के कलचुरी शासक कौन थे? ठीक है फ्रेंड्स। तो 1741 ईस्वी की बात है। उस समय जो कलचुरी शासक थे रतनपुर में, वो कौन थे? रघुनाथ सिंह जी थे। ठीक है। क्या नाम था उनका? रघुनाथ सिंह जी। और ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो भोसला शासक है या फिर जो मराठा शासक है, उन्होंने छत्तीसगढ़ में कौन से सन में आक्रमण किया था? ये बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो 1741 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1741 ईस्वी में। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, 1741 ईस्वी में छत्तीसगढ़ का जो राजनीतिक इतिहास है, ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना जाता है। क्या 1741 ईस्वी को ही छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना जाता है? उस समय क्या हुआ था? जो रघुनाथ सिंह जी थे, ठीक है, जिनका शासन कहाँ पर था? रतनपुर में, जो कि एक कलचुरी शासक थे, उनके बेटे की, है ना, एकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही शोक में डूबे हुए थे। और साथ ही फ्रेंड्स, ये जो शासक है ना, कौन? रघुनाथ सिंह, ये वृद्ध भी हो चुके थे, 60 वर्ष की लगभग इनकी उम्र हो गई थी। ठीक है। तो इससे पता चलता है फ्रेंड्स कि जो कलचुरी शासक थे, है ना, अंतिम कलचुरी शासक, जो कि भोसला आक्रमण के समय या फिर मराठों के आक्रमण के समय थे, क्या नाम था उनका? रघुनाथ सिंह जी। वो बिल्कुल भी क्या हो चुके थे? शक्तिहीन हो चुके थे, अयोग्य हो चुके थे और अक्षम हो चुके थे, जिसके कारण ही जो मराठा है वो अपना शासन स्थापित कर पाए छत्तीसगढ़ में। ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, जो कलचुरी शासक थे, है ना, इनकी जो सैन्य व्यवस्था थी, मीन्स जो सैन्य संगठन था, वो भी दोषपूर्ण था। इसके जो अधिकारी होते थे वो अलग अलग जगह अपना स्वतंत्र राज्य, मीन्स अपना स्वतंत्र नियंत्रण रखना चाहते थे। ठीक है। मीन्स अलग अलग जो टुकड़ी में बटा रहता था सैन्य, है ना, मीन्स जो सेना है वो, उसके जो अधिकारी होते थे वो अपनी सेना, मीन्स अपनी टुकड़ी पर अपना ही अधिकार जताते थे। ठीक है। मीन्स एकता का पूर्णता अभाव था यहाँ पर। इसलिए जब भोसला शासक, ठीक है, क्या भोसला शासक जो थे उस समय कौन थे? रघुजी प्रथम थे। ठीक है। कौन थे? रघुजी प्रथम थे भोसला शासक, और उनके सेनापति थे भास्कर पंत। मैं जो बता रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको नोट करना है कि जो भोसला शासक थे उस समय कौन थे, और ये कहाँ के भोसला शासक थे? ये नागपुर के। ठीक है। जो मराठा या फिर जो भोसला शासकों ने छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया वो कहाँ के थे? वो नागपुर के थे। ठीक है। और नागपुर में उस समय किनका शासन था? मीन्स कौन से भोसला शासक थे छत्तीसगढ़ में जब आक्रमण किया गया? तो रघुजी प्रथम थे। कौन थे? रघुजी प्रथम थे। ठीक है। और इनके सेनापति थे भास्कर पंत। कौन थे? भास्कर पंत। और इसी भास्कर पंत ने ही छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया था अपने 30,000 सैनिकों के साथ रतनपुर में। ठीक है। ये अपने ओडिशा अभियान के दौरान, कौन से अभियान के दौरान? ओडिशा अभियान के दौरान। मीन्स ये उड़ीसा पर आक्रमण करने के दौरान ही छत्तीसगढ़ बीच में पड़ता है, इसलिए छत्तीसगढ़ में पहले आक्रमण किए रतनपुर राज्य पर। ठीक है। और 30,000 सैनिकों के साथ आक्रमण किए थे।
और इन्होंने क्या देखा कि जो रघुनाथ सिंह जी है ना, वो बहुत ही वृद्ध हो चुके थे और उनके एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए ये जो भास्कर पंत है, इन्होंने जो रघुनाथ सिंह है इन पर नरमी बरती और जो जनता है ना उस पर ये कठोर हुए हैं ना। मीन्स ये जो रतनपुर के निवासी थे उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिए थे, ठीक है। और साथ ही राजकोष का धन भी लूटकर चले गए। और इन्होंने क्या किया, जो शासक थे ना, मीन्स जो भोसला शासक हैं रघुजी प्रथम के जो सेनापति थे भास्कर पंत, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया था, उन्होंने क्या किया, जो रघुनाथ सिंह है इन्हीं को ही अपना प्रतिनिधि के रूप में क्या क्या नियुक्त किया। किसको? रघुनाथ सिंह जी को ही प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया छत्तीसगढ़ में। और एक व्यक्ति जिनका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है कुली नगीर। क्या नाम है? कुली नगीर। इस व्यक्ति को इस दरबार में नियुक्ति के लिए छोड़कर गए कि ये देखेगा कि जो शासक है ना वो किस प्रकार से शासन चला रहा है, जो मराठों ने जो भी उनको दायित्व सौंपा है उसको सही तरीके से निभा रहे कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए ये जो कुली नगीर नामक व्यक्ति थे है ना, इनकी नियुक्ति करके गए। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि 1741 ईस्वी में नागपुर के जो भोसला शासक थे रघुजी प्रथम, उनके सेनापति थे भास्कर पंत। उन्होंने अपने उड़ीसा अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ में रतनपुर में आक्रमण किया, ठीक है। और उस समय छत्तीसगढ़ या फिर रतनपुर के कलचुरी शासक कौन थे? रघुनाथ सिंह जी थे, ठीक है। और रघुनाथ सिंह जी को ही इन्होंने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। मीन्स उनको पराजित करके, वैसे तो आक्रमण हुआ ही नहीं क्योंकि ये तो पूर्णतः कमजोर थे, तो इन्होंने अपनी जो असमर्थता है या फिर अपनी जो असफलता है इसको पहले ही स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो इनको क्या किया गया, जो भास्कर पंत है इनके द्वारा अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। मीन्स जो भास्कर पंत है उन्होंने 1741 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में मराठों का अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। कैसा शासन? अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मराठा शासक है इनका प्रत्यक्ष शासन कब स्टार्ट हुआ, तो 1758 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और 1741 में जब इन्होंने पराजित किया था तो अप्रत्यक्ष शासन क्या स्टार्ट हुआ था इनका, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये याद रखना है। और मराठा हित को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक व्यक्ति की नियुक्ति की जिनका नाम था कुली नगीर। क्या नाम था? कुली नगीर, ठीक है, जो कि मराठों की ओर से थे, वहां पर मराठों के हितों का ध्यान रखने के लिए, ठीक है। तो इस व्यक्ति का नाम आप सभी याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 1745 ईस्वी में ये जो शासक थे रघुनाथ सिंह जी, इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 1745 ईस्वी में, ठीक है। तो 1741 से 1745 तक थे ये रघुनाथ सिंह है ना, जब जो मराठा शासक आए यहाँ पर तब। इसके बाद जो मराठा शासक हैं है ना, इन्होंने मोहन सिंह नाम के एक व्यक्ति की नियुक्ति की। कौन से नाम के? मोहन सिंह नाम के एक व्यक्ति की नियुक्ति की, जो कि कब से कब तक रहा? 1745 से 1758 तक। कब से कब तक? 1745 से 1758 तक। इसके बाद 1758 ईस्वी में जो रघुजी प्रथम के पुत्र थे बिंबाजी भोसले, कौन? रघुजी प्रथम के पुत्र थे बिंबाजी भोसले। इन्होंने छत्तीसगढ़ में है ना रतनपुर को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन स्टार्ट किया। मीन्स छत्तीसगढ़ में आकर इन्होंने शासन स्टार्ट किया। और अप्रत्यक्ष शासन मीन्स क्या? जो भोसला शासक थे वो नागपुर में ही थे, लेकिन नागपुर से यहाँ के जो शासक हैं है ना, जिसको अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको क्या देते थे? निर्देशन देते थे, डायरेक्शन देते थे, ठीक है, उसके अनुसार काम करते थे। लेकिन 1758 ईस्वी में जैसे ही मोहन सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद जो रघुजी प्रथम के पुत्र थे बिंबाजी भोसले, इन्होंने छत्तीसगढ़ में अपना प्रत्यक्ष शासन स्टार्ट किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक थे बिंबाजी भोसले। कौन थे? बिंबाजी भोसले, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन थे? बिंबाजी भोसले। लेकिन छत्तीसगढ़ को अपने अधिकार में कौन से शासक ने लिया? ठीक है, क्या छत्तीसगढ़ को अपने अधिकार में कौन से मराठा शासक ने लिया? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को कौन से मराठा शासक ने अपने अधिकार में लिया? तो रघुजी प्रथम ने लिया था,
ठीक है, किन्होंने? रघुजी प्रथम ने लिया था। और आक्रमण किन्होंने किया था? तो रघुजी प्रथम के जो सेनापति थे, है ना, भोसला सेनापति, क्या नाम था उनका? भास्कर पंत, उन्होंने किया था। ठीक है, किन्होंने किया था? भास्कर पंत ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आपको एक एक बातें जो है क्लियर होनी चाहिए, तभी आप सभी जो है अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर पता रहने के बावजूद भी आप गलत कर सकते हो और अपना नंबर खो सकते हो। इसलिए मैं जो भी बता रही हूँ इसे आप सभी ध्यान से सुनिए और नोट करते जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार ये रतनपुर में जो कलचुरी शासक है ना, इनका पूर्णतः अंत हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, जो कलचुरी शासक है वो रतनपुर में भी थे और रायपुर में भी थे। ठीक है, और जो रतनपुर और रायपुर है ये दोनों ही केंद्रीय स्थल था उस समय, है ना। वैसे फ्रेंड्स जो मेन स्थल था, है ना, मीन्स जो मेन हमारा स्पेस था वो कौन सा था उस समय? सेंट्रल एरिया, वो था रतनपुर। ठीक है, लेकिन रतनपुर के अलावा जो रायपुर है ना, वो भी उधर ही पड़ता है। तो जो रायपुर है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कलचुरी शासक थे। तो यहाँ पर जो मराठा शासक है ना, उन्होंने कब आक्रमण किया? भास्कर पंत ने। इन्होंने जब अमर सिंह नाम के शासक थे, ये भी कलचुरी शासक थे जो रायपुर में शासन कर रहे थे, है ना, तो 1750 ईस्वी में कब किया? जो भास्कर पंत है, ठीक है, इन्होंने रायपुर में जो कलचुरी शासक है ना, उन पर कब आक्रमण किया? जो कि इनका नाम क्या है? अमर सिंह। उन पर आक्रमण कब किया? 1750 ईस्वी में किया। कब किया? 1750 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने भी बिल्कुल आक्रमण नहीं किया था। ठीक है, मीन्स अमर सिंह ने भी पहले से आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, कुछ भी नहीं किया। तो बहुत ही इजीली जो मराठा शासक है ना, इन्होंने यहाँ पर भी अधिकार कर लिया। तो 1750 ईस्वी में इनके ऊपर भी जो मराठा शासक थे, उन्होंने अप्रत्यक्ष शासन स्टार्ट कर दिया। मीन्स रायपुर में भी अप्रत्यक्ष शासन स्टार्ट हो गया। इनसे सब कुछ छीन लिया गया था और इनको अपना जीविका चलाने के लिए, मीन्स जीविका हेतु, मीन्स अपना जीवन चलाने के लिए राजिम, रायपुर और पाटन के जो परगने हैं उसको 7,000 रुपये वार्षिक भेंट में दिए थे। मीन्स 7,000 रुपये इनको देना था कर के रूप में मराठा शासकों को। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है 7,000 रुपये, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राजिम, है ना, रायपुर और पाटन नाम के परगने को दिया गया था। किनको? अमर सिंह को, जो कि रायपुर के जो कलचुरी शाखा है ना, उसके शासक थे 1750 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद जो इसका बेटा हुआ उसका नाम था शिवराज सिंह। ठीक है, मीन 1753 में जो अमर सिंह है उसकी मृत्यु हो गई और 1753 में उसका जो पुत्र है शिवराज सिंह, है ना, वो उत्तराधिकारी बना। लेकिन जो भोसला शासक थे, है ना, उनसे सब कुछ छीन लिए। ठीक है, और सिर्फ 5 गांव इनको दिया गया था। और 1758 ईस्वी में यहाँ पर भी जो मराठा शासक है, इन्होंने क्या किया? अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार ये जो बिंबाजी भोसले जब छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन करने के लिए आए, तो ये रायपुर और जो रतनपुर वाला एरिया है, दोनों जगह इनका प्रत्यक्ष शासन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया था उस समय का, उसमें टोटली जो मराठा शासक थे उनका शासन स्थापित हो गया। कब? 1758 ईस्वी में प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो प्रत्यक्ष मराठा शासन कब स्टार्ट हुआ करके क्वेश्चन पूछा जाता है ना। मीन्स अगर आपको सन पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 1758 ईस्वी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो मराठा शासन रहा है छत्तीसगढ़ में, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है मेनली। ठीक है, सबसे पहला प्रत्यक्ष भोसला शासन, जो कि 1758 से 1787 तक रहा है। ये जो सन मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली पूछा जाएगा कि प्रत्यक्ष भोसला शासन कब से कब तक रहा, तो 1758 से 1787 तक। और ये किसका कार्यकाल है? ये जो शासक है ना, बिंबाजी भोसले, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक हुए हैं। ठीक है, इनका ही कार्यकाल है ये। ठीक है, क्या? 1758 से 1787। तो इस समय प्रत्यक्ष भोसला शासन रहा। उसके बाद 1787 से 1818 तक सूबा शासन रहा। ठीक है, उसके बाद फिर 1818 से 1830 तक ब्रिटिश शासन के अधीन मराठा शासन हुए। ठीक है, क्या हुआ? ब्रिटिश शासन के अधीन मराठा शासक हुए 1818 से 1830 तक। उसके बाद पुनः भोसला शासन रहा प्रत्यक्ष वाला 1830 से 1854 तक। कब से कब तक? 1830 से 1854 तक। ठीक है, और ये जो जैसा मैं आपको बताई हूँ आपको वैसा ही याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, अब मैं आप सभी को आगे बताना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिंबाजी भोसले के बारे में। इनके टाइम पे जो भी कार्य हुआ है वो आप सभी को याद रखना है। ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया है और साथ ही इनके समय में जो भी विद्रोह हुआ है, ठीक है, और जो भी रियासत संबंधी घटनाएं हुई हैं, ये सारे आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अच्छे से बिंबाजी भोसले के बारे में देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बिंबाजी भोसले थे, है ना, ये बहुत ही अच्छे शासक साबित हुए।
ठीक है। मीन्स जितने भी मराठा शासक हुए उसमें सबसे अच्छे यही भीमबाजी भोसले थे। इनके टाइम पर जो छत्तीसगढ़ की जनता थी वो बहुत ही खुश थी। ठीक है, मीन्स ये लोकप्रिय शासक साबित हुए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली में ये जो भीमबाजी भोसले हैं ना, इनको नागपुर के शासक के द्वारा क्या किया गया था, रतनपुर में प्रत्यक्ष शासन हेतु नागपुर का जो प्रतिनिधि है उसके रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, परिस्थितियों का लाभ उठाकर स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना आरंभ कर दिया और इन्होंने ऐसा कार्य किया जिससे इनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ गई। ठीक है, इन्होंने शासन संबंधी जो भी व्यवस्था था उसमें सुधार करने का प्रयास किया। ठीक है, न्याय संबंधी सुविधाओं हेतु इन्होंने क्या किया, रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना की। क्या किया, नियमित न्यायालय की स्थापना की। मैं जो भी कार्य बताती जाऊंगी फ्रेंड्स, आप सभी इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना की किन्होंने किया, तो भीमबाजी भोसले ने। डायरेक्टली पूछा जाएगा कौन से मराठा शासक के द्वारा छत्तीसगढ़ में मीन्स जो रतनपुर है वहां पर नियमित न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो किनके द्वारा की गई थी, ये जो शासक है भीमबाजी भोसले, इनके द्वारा। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने राजस्व की जो स्थिति है उसको भी व्यवस्थित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्या किया था, राजस्व की जो स्थिति है ना इसको भी व्यवस्थित किया था। और जो रतनपुर और रायपुर था, जैसे कि मैं आप सभी को बताई है ना कि जो रतनपुर है और रायपुर है वहां पर अलग अलग कलचुड़ी शासक थे, है ना। तो ये जो रतनपुर और रायपुर है इसका प्रशासनिक एकीकरण किया, मीन्स दोनों को आपस में क्या किया, मिला लिया और छत्तीसगढ़ राज्य की संज्ञा दी। ठीक है, मीन्स जो छत्तीसगढ़ है ना इसको छत्तीसगढ़ राज्य की संज्ञा किन्होंने प्रदान की, तो ये जो मराठा शासक है भीमबाजी भोसले, इन्होंने ही इसको प्रदान की, क्योंकि इन्होंने रतनपुर और रायपुर को आप प्रशासनिक एकीकरण किया और इसको छत्तीसगढ़ राज्य का नाम दिया। ठीक है फ्रेंड्स, संज्ञा दी मतलब क्या, छत्तीसगढ़ राज्य का नाम दिया। और आप सभी को पता होगा कि दशहरा के पर्व में क्या बांटा जाता है, मीन्स जो विजयादशमी आता है ना, उसमें क्या बांटा जाता है, स्वर्ण पत्र दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो स्वर्ण पत्र दिए जाने का जो कार्य है ना, वो किन्होंने स्टार्ट किया था, तो ये जो भीमबाजी भोसले हैं इनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। ठीक है, किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, भीमबाजी भोसले हैं इनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और साथ ही इन्होंने फ्रेंड्स जो रायपुर है ना, यहाँ का जो दूधाधारी मठ है इसका जीर्णोद्धार कराया। जीर्णोद्धार कराना मीन्स रिपेयरिंग कराना है। क्या कराना, रिपेयरिंग कराना। और साथ ही फ्रेंड्स इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, मस्जिद का निर्माण भी करवाया था रतनपुर में। ठीक है, क्या रतनपुर में जो मुसलमान थे उनके लिए मस्जिद का भी निर्माण करवाया था भीमबाजी भोसले जी के द्वारा, है ना। और साथ ही इन्होंने क्या किया था, राजनांदगांव और खुज्जी, क्या नाम का, राजनांदगांव और खुज्जी नामक दो नई जमींदारियों का निर्माण किया था। क्या, कौन कौन से नाम का, राजनांदगांव और खुज्जी नामक, ठीक है, दो नई जमींदारियों का निर्माण किया था। और धर्म परायणता का परिचय देते हुए इन्होंने क्या किया था, रतनपुर में एक पहाड़ी टीले पर भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, क्या, रतनपुर में जो एक पहाड़ी टीला है ना वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि आज भी है। ठीक है, और इसे किस नाम से जाना जाता है, राम टेकरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, राम टेकरी के राम मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका निर्माण भी किन्होंने करवाया था, जो भीमबाजी भोसले हैं इनके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो भीमबाजी भोसले हैं इन्होंने, इसी के साथ ही फ्रेंड्स इन्होंने रतनपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर और खंडोबा मंदिर का भी निर्माण करवाया। ठीक है, और प्रदेश में गणेश पर्व की भी शुरुआत करवाई। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो लिख कर लाई हूँ, लेकिन अगर कोई भी बात मैं जो बता रही हूँ अगर वो छूटा हुआ हो तो आप सभी उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या आप सभी उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी बता रही हूँ वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स आगे, है ना, प्रदेश में मराठी, मोड़ी और उर्दू लिपि का प्रचलन इन्होंने ही स्टार्ट किया। कौन कौन सी लिपि, मराठी, मोड़ी और उर्दू लिपि। ठीक है फ्रेंड्स, और छत्तीसगढ़ राज्य को छत्तीसगढ़ राज्य की संज्ञा दी, ये मैं पहले ही आप सभी को बता चुकी हूँ, है ना। तो ये जितनी भी बातें हैं आप सभी को अच्छे से याद रखना है। और साथ ही फ्रेंड्स ये जो भीमबाजी भोसले हैं ना, इनको क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में जो परगना पद्धति स्टार्ट हुआ था, है ना, जिसको स्टार्ट मीन्स जो जन्मदाता है वो कौन थे, विट्ठल और दिनकर, है ना। तो ये जो पद्धति है फ्रेंड्स, परगना पद्धति, इसके सूत्रधार कहे जाते हैं कौन, भीमबाजी भोसले जी। छत्तीसगढ़ में जो परगना पद्धति स्टार्ट किया गया था इसके सूत्रधार
कौन थे अगर पूछा जाता है तो आप सभी को आंसर देना है बिंबाजी भोसले। और अगर ये पूछा जाता है कि जो परगना पद्धति है उसके जन्मदाता कौन है तो विट्ठलराव दिनकर। दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। अगर सूत्रधार पूछा जाए तो बिंबाजी भोसले आपका आंसर होगा और जन्मदाता पूछा जाए तो विट्ठलराव दिनकर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इतना याद रखना है। और साथ ही फ्रेंड्स जो ये बिंबाजी भोसले थे इन्होंने नागपुर से कोई संपर्क नहीं रखा था और स्वतंत्र शासक की तरह यहाँ पर शासन किया था। और इनमें सैन्य जो गुण होता है इसका अभाव था, ठीक है फ्रेंड्स। क्या इनमें सैनिक गुण का अभाव था, जिसकी वजह से इन्होंने साम्राज्य विस्तार का जो प्रयास है वो बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। इन्होंने अपने शासन में धार्मिक कट्टरता भी नहीं दिया था, मीन्स धार्मिक कट्टरता का परिचय नहीं दिया था, क्योंकि आपने देखा कि इन्होंने मीन्स आपने पढ़ा कि अभी जो मुसलमान थे है ना उनके लिए भी इन्होंने मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार धार्मिक परायण व्यक्ति थे है ना, धार्मिक कट्टरता इनमें बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही इनकी मृत्यु कब हुआ? 7 दिसंबर 1787 में। कब हुआ? 7 दिसंबर 1787 में। और ये जो शासक थे है ना इनके शासन काल में भवन निर्माण, कला, संगीत और साहित्य का भी विकास हुआ था। भवन निर्माण, कला, संगीत एवं साहित्य का भी विकास हुआ था। इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 1787 ईस्वी को हुआ है। और ये जो है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही बुरा दिन था उस समय के हिसाब से। एक यूरोपीय यात्री थे कोलब्रुक जो कि छत्तीसगढ़ भी आए थे है ना, छत्तीसगढ़ की भी यात्रा की थी इन्होंने। तो इन्होंने लिखा है कि बिंबाजी की मृत्यु से छत्तीसगढ़ को सदमा पहुंचा था, क्योंकि उसका शासन जनहितकारी था। वह जनता का शुभ चिंतक व उनके प्रति सहानुभूति रखने वाला था। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो बिंबाजी भोसले थे इनका शासन जो था वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत ही हितकारी था। और इनकी मृत्यु होने पर छत्तीसगढ़ की जनता से जैसे उनके पिता का साया उठ गया इस टाइप का था, ठीक है। तो इसके बाद जो भी शासक आए मराठा शासक, इनकी वजह से जो छत्तीसगढ़ की जनता है उनको दुखी पहुंचा है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो बिंबाजी भोसले हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किया। और साथ ही सबसे लोकप्रिय मराठा शासक थे, इसलिए इनके टाइम पर जो भी इम्पोर्टेंट कार्य हुआ है जो मैं आपको बताई हूँ इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और एक और बात है जो कि मैं आपको बताना भूल गई कि जो मराठा शासक है ना इन्होंने मोहम्मद खां तारान नाम के एक व्यक्ति थे। कौन से नाम के? मोहम्मद खां तारान नाम के। इनको सैन्य सेवा के बदले मदरगढ़ किले की 5 गांव भेंट दिया था इन्होंने। याद रखिएगा मोहम्मद खां तारान, इनका नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कौन थे? मोहम्मद खां तारान। इनको सैन्य सेवा के बदले मदनगढ़ किले की 5 गांव भेंट दिए थे। किन्होंने दिए थे? बिंबाजी भोसले ने। और एक और बात है कि जो कि इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, कौड़ी, ठीक है। क्या कौड़ी या फिर जो कलचुरी मुद्रा था जिसका नाम था कौड़ी, इसको हटा करके जो बिंबाजी भोसले हैं इन्होंने चांदी नागपुरी मुद्रा चलाया। इसको नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कौड़ी मुद्रा के स्थान पर इन्होंने क्या चलाया? चांदी नागपुरी मुद्रा चलवाया, ठीक है। और राजस्व से संबंधी लेखा तैयार करवाकर राजस्व की स्थिति को व्यवस्थित किया, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो इस प्रकार इन्होंने हर प्रकार की जो व्यवस्था है छत्तीसगढ़ में इसको बनाकर रखा था। अब देखते हैं फ्रेंड्स इनके पत्नियों के बारे में, क्योंकि इनकी पत्नियों से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो बिंबाजी भोसले थे है ना, इनकी 2 पत्नियां थी, उमाबाई और आनंदीबाई। जो उमाबाई थी उन्हें छत्तीसगढ़ की प्रथम सती महिला कहा जाता है, क्योंकि ये 7 दिसंबर 1787 को जब बिंबाजी भोसले की मृत्यु हो गई तो उनके साथ ही ये सती हो गई थी। और इसका प्रमाण भी मिला है रतनपुर में सती चौरा के रूप में, ठीक है। मीन्स जो रतनपुर है वहां पर सती चौरा अभी भी क्या है? स्थापित है, मीन्स वहां पर स्थित है, विद्यमान है कह सकते हैं, स्थापित नहीं, वहां पर विद्यमान है ऐसा कह सकते हैं। तो सती चौरा कहाँ पर है अगर ये पूछा जाए तो रतनपुर में, ठीक है। और उमाबाई जो है वो क्या हुई थी? छत्तीसगढ़ में सती हुई थी बिंबाजी भोसले के साथ। तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की प्रथम सती महिला कौन है? उमाबाई, जो कि बिंबाजी भोसले की पत्नी थी। उसके बाद है आनंदीबाई। तो ये जो आनंदीबाई थी है ना, इनको राज सत्ता का मोह था। इन्होंने वेंकोजी भोसले से संधि कर इस क्षेत्र में 1787 से 1801 तक शासन संभाला। देखिए फ्रेंड्स, जब इनकी मृत्यु हो गई बिंबाजी भोसले, उसके बाद सेकेंड जो शासक हुए छत्तीसगढ़ के उनका नाम क्या था? वेंकोजी भोसले नाम था। क्या नाम था? वेंकोजी भोसले, ठीक है। जो कि छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के क्या है? आरंभ करता है। मीन्स छत्तीसगढ़ में सूबा शासन इन्होंने ही स्टार्ट किया था, किन्होंने? वेंकोजी भोसले जी ने। तो जो वेंकोजी भोसले थे
है ना, इनको क्या दिया गया, छत्तीसगढ़ का शासन दिया गया, जैसे बिम्बाजी भोसले को दिया गया। तो उस समय आनंदीबाई जो थी वो यहीं पर थी, छत्तीसगढ़ में, रतनपुर में। तो जब इनको दिया गया वेंकोजी भोसले को, तो आनंदीबाई और जो वेंकोजी भोसले हैं इनके बीच एक संधि हुआ, जिसके तहत जो आनंदीबाई हैं उनको यहाँ का शासन जो है संभालने के लिए दिया गया। ठीक है, 1787 से 1801 तक। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, देखिए जो वेंकोजी भोसले हैं इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन स्टार्ट किया। इसका मतलब ये है कि जो वेंकोजी भोसले थे ना, उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन नहीं किया बल्कि अप्रत्यक्ष शासन किया। ये नागपुर में ही रहते थे। ठीक है, क्या ये जो वेंकोजी भोसले थे वो नागपुर में ही रहते थे और नागपुर से ही छत्तीसगढ़ के शासन का संचालन करते थे। नागपुर से ये जो सूबा वाला पद्धति स्टार्ट किए थे। मीन्स ये जो सूबा पद्धति है ना, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ को एक सूबा माना जाता था और छत्तीसगढ़ का जो भी देख रेख करना, मीन्स यहाँ का शासन का संचालन करने के लिए सूबेदारों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, तो सूबेदार की जो नियुक्ति की जाती थी ना, तो वेंकोजी भोसले और आनंदीबाई के बीच जो समझौता हुआ था, उसके तहत जो भी सूबेदार छत्तीसगढ़ में आएगा वो कार्य किसकी अनुमति से करेगा, आनंदीबाई की अनुमति से। समझ में आप सभी को, जो भी सूबेदार आता था छत्तीसगढ़ में वो आनंदीबाई से परामर्श, मीन्स आनंदीबाई से अनुमति लेकर ही, मीन्स किसी भी कार्य के लिए उनकी अनुमति आवश्यक थी उस समय, तो उनसे अनुमति लेकर ही कार्य करते थे। तो इस प्रकार इनके भी समझौता हुआ था। तो कब से कब तक था, 1787 से 1801 तक था। कब से कब तक, 1787 से 1801 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार सूबेदारी शासन व्यवस्था में सूबेदारों को प्रशासनिक कार्य की अनुमति आनंदीबाई से लेना अनिवार्य था। राज सत्ता हेतु आनंदीबाई है ना, और जो छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार हुए महिपत राव दिनकर, इनके बीच हमेशा सत्ता संघर्ष चलता रहा। कौन थे छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार, महिपत राव दिनकर। आगे मैं आपको इसको बताने वाली हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो आनंदीबाई है इन्होंने कुछ निर्माण कार्य किया है, कुछ स्थापत्य की स्थापना की है ना रतनपुर में, इसको आपको याद रखना है। तो इन्होंने रानी तालाब का निर्माण करवाया था रानी गांव में। ठीक है, संगमेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था रतनपुर में, और राम टेकरी मंदिर जो है ना रतनपुर में, वहां पर बिम्बा जी की प्रतिमा का निर्माण किया। पहला क्या है, रानी तालाब का निर्माण कराया रानी गांव में, फिर संगमेश्वर शिव मंदिर रतनपुर में, और रतनपुर में जो राम टेकरी मंदिर है ना, वहां पर बिम्बा जी की प्रतिमा भी निर्माण करवाया था, किन्होंने, आनंदीबाई ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप सभी कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और कृपया लाइक ज़रूर किया कीजिए, लाइक करने पर ही हमें मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स तो भी बेशक आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।